लोकसभा में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ स्वीकृत हुआ महाअभियोग प्रस्ताव। आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय वैधानिक समिति का किया गठन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब सहित 3 राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को दी मंजूरी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी होगा सेमीकंडक्टर का निर्माण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से कश्मीर के लाल चौक तक जाने वाली तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 100 से अधिक छात्राएं कर रही हैं यात्रा का नेतृत्व। हरियाणा में आधारभूत संरचना को मिलेगा बढ़ावा। हाई परचेज कमेटी की बैठक में 523 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। सीएम ने परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश के न्याय के इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत आज मंगलवार को लोकसभा ने औपचारिक रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। संसद में प्रस्ताव पढ़ते हुए स्पीकर ओम बिरला ने यह भी घोषणा की कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक वैधानिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल हैं। समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि उन्हें 31 जुलाई 2025 को ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता सहित कुल 146 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये मामला मार्च 2025 में सामने आया। उस विवाद से जुड़ा है जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे। हालांकि उस समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में 3 सदस्यीय आंतरिक न्यायिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि वे इस नकदी पर नियंत्रण रखते थे। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। यशवंत वर्मा मामले पर भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब गुटबाजी और नेतृत्वहीन का शिकार है। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल के समय संतुलन था, लेकिन अब योग्यता की बजाय रिश्तों के आधार पर निर्णय हो रहे हैं। कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया गया। भाई ने तो अपनी सारी जिंदगी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए दी, पीछे हटके जो है उन्होंने हमेशा काम करा और वो जब तक थे बहुत पार्टी मैन थे, सबको जो है संतुलित तौर से रखा करते थे। अब तो पार्टी के अंदर पूरी तरह से बिखराव हो गया है और वो जो होनहार है, जिनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए, ज्यादातर यही होता है कि क्लीक्स बन गई हैं कांग्रेस के अंदर। कमेटी बनी है, उसके अंदर सारे मेंबर्स उसके अंदर आए हैं और वो कमेटी पूरी तरह से तहकीकात करके जो है अपनी रिपोर्ट देगी और उसके ऊपर फिर आगे पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई करी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने देश में 4 और सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों स्थापित करने की अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 4 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में 4,600 करोड़ की कुल निवेश के साथ सेमीकंडक्टर बनाने की सुविधा शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही मिशन के तहत 1,60,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गए हैं। पंजाब के मोहाली में CDIL अपने सेमीकंडक्टर निर्माण की सुविधा का विस्तार करेगा, जिसमें प्रतिवर्ष 15 करोड़ से अधिक सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है। इन सेमीकंडक्टरों के उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने और ऊर्जा संरक्षण व नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में किया जाएगा। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है। कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, और कोरिया के साथ मिलके, कोरिया की एक कंपनी, उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, सेगमेंट माने स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे मॉसफेट है, इन सबको बनाएंगे यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के 11 किलोमीटर के चरण 1B के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 5,801 करोड़ की लागत से 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के श्योमी जिले में 700 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति दी है। इसमें 8,146 करोड़ के निवेश के साथ निर्माण होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र संघ द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में एकता के संदेश को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। ये यात्रा 18 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषकर यात्रा में भाग लेने वाली 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों के साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और साहस और गर्व के साथ देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दृढ़ संकल्प है कि जो भी भारत को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करेगा, उसे हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा उचित जवाब दिया जाएगा। आज का भारत एक नया भारत है जो मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 523 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचा और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में बादशाहपुर फरीदाबाद में 45 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 58 करोड़, गुरुग्राम सेक्टर 76 से 80 में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 104.95 करोड़ और KMP एक्सप्रेसवे की मरम्मत हेतु 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बरवाला और फरीदाबाद में CEDP प्लांटों के लिए क्रमशः 17.5 करोड़ और 44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। फतेहाबाद में भंडारण ढांचे के लिए 15.85 करोड़ और करनाल के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में प्राइवेट वार्ड के लिए 30 करोड़ 44 लाख स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। बता दें कि ये बैठक चंडीगढ़ में सोमवार को आयोजित की गई थी।
विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट प्रदेश की पुरातात्विक विरासत व सांस्कृतिक संबद्धता को देश दुनिया के सामने पहुंचाने का बेहतरीन मंच साबित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये वेबसाइट हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने इस दौरान विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने वेबसाइट की जानकारी देते हुए बताया कि ये वेबसाइट हरियाणा की संबद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को डिजिटल माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का एक व्यापक मंच है। इसमें राज्य संरक्षित स्मारक, पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय, खुदाई और शोध प्रकाशनों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। साथ ही विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की ताज़ा अपडेट भी दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा की ओर से आज पत्रकारिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सेक्टर 3 हरियाणा निवास में कार्यशाला करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यशाला की शुरुआत में उद्घाटन संबोधन में रविंद्र कल्याण ने कार्यशाला में भाग लेने वाले विचार साझा किए। हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव रही केशनी आनंद अरोड़ा ने भी प्रतियोगियों से प्रेरणात्मक विचार साझा किए। इस कार्यशाला के अंतर्गत मीडिया की भूमिका, जागरूकता, मीडिया सूझबूझ, प्रेस ब्रीफिंग की कवरेज सहित इत्यादि के बारे में विशेष सत्र करवाए गए, जिसमें वरिष्ठ मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया व अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में पत्रकारों को विधायी कार्य के महत्व, संसदीय परंपराओं, रिपोर्टिंग मानकों, विधानसभा और मीडिया के संबंध व नैतिक मूल्यों को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों को इस प्रयास से विधायी कार्य प्रणाली, नियम इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करने में सहायक होगी। आप सभी की विधायी समझ और बढ़े और गहराई से विधायिका की रिपोर्टिंग किस प्रकार से उसमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ तकनीकियां हैं, वो सब जानकारियां और बढ़े। उस नाते से आज का ये कार्यशाला, इसका आयोजन किया गया है। और हम सब जानते हैं कि विधानसभा वो स्थान है, वो मंच है जहां पर लोगों की आवाज कानून का रूप लेती है और इस सब की जानकारी लोगों तक पहुंचे, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। आप लोगों ने हमेशा मुझे गाइड किया, इंस्पायर किया। कभी आपने अच्छा कह दिया तो मैंने और वो काम किया। तो आपका एक विजन है, वो ये है कि आप पॉजिटिव चेंज लाओ। एक ही तरीका है पॉजिटिव एटीट्यूड का। सच्चाई उसी में है कि हर चीज का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव ही सोचो। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें सभी दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में मतगणना होती है, जिसमें कोई भी गड़बड़ी संभव नहीं है। हरियाणा चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बड़ौली ने कहा कि राहुल गांधी के बयान कांग्रेस की 2014 से लगातार लोकसभा चुनावों में हार की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह के बयान सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत का मतदाता जागरूक है और लोकतंत्र में उसकी आस्था अडिग है। ऐसे आरोपों से जनता प्रभावित नहीं होगी। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी दिया है। जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगाया है, आरोप लगाने से पहले उसके तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, उन तथ्यों को भी उजागर करना चाहिए और किस प्रकार से वोट चोरी होती है वो बताना चाहिए। बेतुकी बातें, बगैर सिर पैर की बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिस प्रकार से
उनकी मंशा है कि लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन वोटर सूची में जब भी चुनाव होता है, वोट जोड़ने की और वोट काटने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इलेक्शन कमीशन उसको लागू करता है और जब पोलिंग होती है तो उस पर सभी पार्टियों के एजेंट भी बैठते हैं। BLA-2 हर पार्टी के होते हैं और उनके माध्यम से वोट कटती भी है और वोट जुड़ती भी है। दोनों काम उस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है जो वर्षों से होता रहा है। आज 2014 के बाद 3 चुनाव जिस प्रकार से लोकसभा के हुए और कांग्रेस को जो हार मिली है उससे बोखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी ने करने का काम किया। पलवल के इंडोर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा मेले में पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तब EVM मशीनों पर हार का ठीकरा फोड़ती है और अब वोट चोरी का लेकर देश भर में दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन है कि हरियाणा नशा मुक्त प्रदेश बने। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों का हब है। पलवल जिले में भी खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पलवल जिला को भी खेलों का हब बनाया जाएगा। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती हुई दिखाई देती है, कभी EVM का रोना रोती है। अब वोट चोरी के नाम पर एक नया सफुगा देश में छोड़ने के लिए अफवाहों का बाजार, झूठ के आधार पर राजनीति करती है कांग्रेस। न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पर इस देश के लोगों का भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस देश के लोगों का भरोसा खो चुकी है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का सपना है कि नशा मुक्त हरियाणा हो। उसको लेकर भी आज इस मंच के माध्यम से आह्वान किया है और युवाओं ने संकल्प भी लिया है कि हम इस संकल्प आज हर घर तिरंगा अभियान का जो कार्यक्रम है उसको लेकर आने वाले समय पर हम अपने पलवल को भी खेलों का हब बनाए, इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज युवा साथी खेल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से नशा बहुत दूर चला जाएगा। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पलवल के इंडोर स्टेडियम में तिरंगा मेले का आयोजन किया गया। तिरंगा मेले में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और तिरंगा थीम संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। वहीं खेल राज्य मंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पलवल में भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने भाग लिया और हर घर में तिरंगा लगाने का संकल्प लिया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के भीतर देशभक्ति की गहरी भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में बेहतर समझ विकसित करना है। दिव्य कार्यक्रम आज हर घर तिरंगा अभियान का हजारों युवा साथियों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संकल्प भी लिया है कि हर घर में तिरंगा होगा और ये तिरंगा हर भारतवासी के लिए शान है। ये अखंड भारत का प्रतीक है। हम सबको ये प्रेरणा देता है तिरंगा। इसलिए आज साथियों ने तय किया है कि हर घर में तिरंगा हो। उसको लेकर एक उत्साह और एक ऊर्जा हमारी आने वाली पीढ़ी में है। आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये राष्ट्रभक्ति का उत्साह वर्धन करता है। कैथल में आज भाजपा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के गीता भवन से शुरू होकर हरियाणा शहीद स्मारक पर देश के अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग पूर्व सैनिकों और स्कूली छात्रों ने देशभक्ति की भावना के साथ बड़े जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कैथल के हरियाणा शहीद स्मारक पर पहुंचकर अमरवीर शहीदों को पुष्प अर्पित करते और नमन करते हुए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। भारतवर्ष में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और आज हमारे कैथल शहर में शहरी मंडल की तरफ से यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो हम सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी यहाँ पर ये यात्रा लेकर के हम यहाँ से चलेंगे। गीता भवन मंदिर से लेकर शहीदी स्मारक पर इसका समापन होगा। जो हमारी शहीदों की कुर्बानियों की यादगार के अंदर तिरंगा झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। पूरा शहर इस चीज पे, एक एक बच्चा इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि तिरंगा जो है वो हमारे देश की एक मान है
सम्मान है, इसके लिए पूरी जनता जो है, आज आप देख रहे हो कितनी भारी समूह के अंदर लोग इसके अंदर आए हुए हैं। यात्रा के द्वारा पूरे भारतवर्ष में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आजाद करवाने का काम किया, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने का कार्यकर्ताओं को आदेश दिया। देशभक्ति में जिन्होंने पूरा योगदान दिया, जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, करतार सिंह सराभा हो गए, है ना, जिन्होंने शहीदी दी है, मैं उनको सलाम करती हूँ। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये बहुत अच्छा संदेश दिया हुआ है। तिरंगा यात्रा जो अब मंडल अध्यक्ष सारे करवा रहे हैं, और ये स्कूल के बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि हमारे देश का आज़ादी जो मिली है वो कैसे बलिदान देके मिली है, ताकि हमारा यूथ है जो आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को जिला प्रशासन पलवल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से विशाल तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 से 5 हज़ार लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में जिला प्रशासन के साथ साथ आमजन की भागीदारी भी रही। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में जोश और उत्साह दिखाई दिया। बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ, 4 से 5 हज़ार बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी समाज के लोग, स्टूडेंट्स सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जिस प्रकार से जोश आपने बच्चों का देखा, तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा अभिमान है, और उसको लेकर के बच्चों में जो जोश और जुनून था वो देखने लायक था। इसके साथ साथ एक और दूसरा मंत्र हमने बच्चों को दिया है कि नशा से दूर रहे, किसी भी प्रकार की नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। बड़ा ही अच्छा भव्य प्रोग्राम हुआ, और बच्चों, खासतौर पर इस तरह बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। प्रशासन की तरफ से एक प्रोग्राम किया, बच्चों ने, स्कूल के बच्चे थे, हमें लगभग 15 किलोमीटर साइकिलिंग चलाई, जो लगभग यहाँ से लेके इंडोर स्टेडियम से लेके हुड्डा सेक्टर से लेके और अपना कुशलीपुर से वापस होके अपना ये प्रोग्राम हुआ। ये सबको, मतलब सभी जो पलवल की जिले की जो हमारे देश तुल्य जनता है, मैं उनसे कहूँगा सब हर घर तिरंगा लगाएं और सेल्फी लें और सोशल मीडिया पे डालें। 15 अगस्त को लेकर पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा एजेंसी द्वारा किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी द्वारा हर आने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जीआरपी की पूरी टीम चंडीगढ़ पुलिस के साथ और डॉग स्क्वाड लेकर रेलवे स्टेशन पर तैनात है, जहां पर हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। वहीं लोगों में यह भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर किसी भी को भी कोई लावारिस बैग या कुछ चीज़ ऐसी नज़र आती है तो वो पुलिस को इस बारे में जानकारी दे। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर रखते हुए हर शिफ्ट में हर समय आने वाली गाड़ी को, जाने वाली गाड़ी को चेक किया जाता है। डॉग स्क्वाड के साथ भी, जीआरपी, चंडीगढ़ पुलिस के साथ, अन्य अदर पुलिस जो सिक्योरिटी, पुलिस, टैक्सी ड्राइवर, सबके साथ मीटिंगें चल रही हैं। जैसे कोई बंदा हमारी निगाह ना जाए पे तो यात्री बता सके हमारे को, उनको आगाह किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि कोई भी चीज़ आपको नज़र आए उसकी सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी, चंडीगढ़ पुलिस या रेलवे एम्प्लॉयज को दी जाए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा में पुलिस अलर्ट है। वहीं पंजाब के साथ सटे सिरसा के कालांवाली में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले की कालांवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशालाओं व निजी होटलों में सुरक्षा के लिहाज से जांच की। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि अगर कहीं पर भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई विदेशी व्यक्ति होटल में ठहरता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना जरूर दें। ये 15 अपना अगस्त का उपलक्ष्य जो है उसके ऊपर हम सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल्स, पीजी और सार्वजनिक स्थान जो भी है उसकी हम प्रॉपर तरीके से चेकिंग कर रही है। कोई शारीरिक तत्व या कोई ऐसा वैसी हरकत करने वाला बंदा इस जगह पर मौजूद ना हो, या कोई उपद्रवी जो भी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए। या कोई नशीला पदार्थ की भी है और कोई विस्फोटक पदार्थ है उसकी भी चेकिंग कर रहे हैं। और होटल्स में हम चेक करें कोई बाहर का, कोई फॉरेन का कोई बंदा हमारे देश में आया हुआ है या कोई
बांग्लादेशी है या कोई भी है, उनकी चेकिंग प्रॉपर तरीके की अभी भी की जा रही है। हमारे पास होटल्स, मेन हमारा होटल्स रहेगा, पीजी रहेगा, बस स्टैंड रहेगा, रेलवे स्टेशन रहेगा, जो भी सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, तो हम हर जगह की चेकिंग कर रहे हैं। आज़ादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी और आरपीएफ बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने मिलकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर चेकिंग की गई और संदिग्ध की तलाशी भी ली गई। साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर आने वाले सभी यात्रियों के सामान और बैग को चेक किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आरपीएफ थाना अम्बाला छावनी प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि 15 अगस्त से पहले चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है और जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमने आरपीएफ ने, जीआरपी ने, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने और डॉग स्क्वाड ने मिलके जो है पूरे स्टेशन को पार्सल एरिया, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और बाकी जो हमारे वेटिंग हॉल हैं, बाकी सब जगहों को चेक किया है ताकि 15 अगस्त पे सुरक्षा व्यवस्था जो है स्टेशन की पूरी तरह से मजबूत हो। यात्रियों से हम अपील कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि यदि उनको ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी ऐसा दिखाई देता है तो वो तुरंत आरपीएफ, जीआरपी और 139 पे कॉल करके या जो उसके नजदीक कोई रेल कर्मचारी है उसको सूचना दें ताकि हम उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। छुट्टियां रद्द हो गई हैं और अभी ड्यूटियां बढ़ा दी गई हैं, तो स्टाफ की स्ट्रेंथ ऐसे में बढ़ाने की जरूरत होती है, तो उस हिसाब से छुट्टियां रद्द करके स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त के पर्व को लेकर फरीदाबाद में रेलवे पुलिस और ज़िले की पुलिस सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते शहर के बाज़ारों, मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउस के अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर पैनी नज़र रखी जा रही है ताकि 15 अगस्त के पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसी कड़ी में आज रेलवे, जीआरपी पुलिस के डीएसपी राजेश चेचीर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा जाँच अभियान चलाया गया, जो लगातार 15 अगस्त तक जारी रहेगा। जीआरपी पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों के सामान की चेकिंग की और सुरक्षा सुनिश्चित की। आपको बता दें कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करने आ रहे हैं, जिसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इस तरह का कोई इशू होता है, जैसे कोई नेशनल फेस्टिवल होगा या इस इंडिपेंडेंस डे और इस तरह का दिवाली, होली पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। डायरेक्शंस ऊपर से अधिकारियों की भी रहती हैं कि भाई अपने जैसे रेल का है या प्लेटफॉर्म का है या सवारियों का है, सामान का है, थोड़ा सा उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें सिविल में और यूनिफॉर्म में सब तरह से पुलिस 24/7 रहती है हमारी आसपास, ताकि निगरानी रख सके। ऐसे कोई संदिग्ध वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई आपको लगता है तो आज 112 नंबर सीधा सा सिंपल एक कॉल का बड़ा फ्री का सेवा है, वो उसमें बताएं। वो आपकी देशभक्ति होगी, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन के कोई आदमी ये इस तरह की ड्यूटी करेगा। हर आदमी थोड़ा सा अवेयर रहे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा हमसे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने कहा कि कानून जेंडर न्यूट्रल होता है, कभी भी महिला व पुरुष में भेदभाव नहीं करता। महिला की शिकायत गलत पाए जाने पर उसकी भी सज़ा का प्रावधान है। वहीं उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप तथा माता पिता की सहमति के बगैर शादी करने वाले युवक युवतियों को लेकर कहा कि वे परिवार से बात करके तथा स्वयं विवेक का प्रयोग करके भविष्य में आने वाली तकलीफ़ों से बच सकते हैं। हालांकि बालिग होने पर युवाओं के अपने अधिकार हैं। ये बात उन्होंने भिवानी में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर जिले के 35 मामलों को सुना। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, कुछ हद तक उनके अधिकारों को भी माना गया है। और मैं स्वयं एक बात जरूर कहूंगी कि आप जो भी आपके जीवन में व्यवहार करते हैं वो आप सोच समझ के करें। आपको किन विषयों को सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आप जरूर सोचें। आपका स्वयं का जो विवेक है, जो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस को साथ में रखते हुए आपने निर्णय करने की जरूरत है। तो आज समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।